नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब हमारी सरकार ने देखा कि विश्व स्तर पर कहीं न कहीं डिप्लोमेसी में हम पीछे रह गए और पाकिस्तान आगे चला गया। पाकिस्तान कम से कम ये पूरे विश्व के नेताओं को समझाने में कामयाब रह गया कि वो आतंकी देश नहीं है। इसलिए भारत में हुए आतंकी हमले की सभी निर्भत्सना करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं। अमेरिका जो सबसे बड़ा सरपंच बना हुआ है अभी, वो भी पाकिस्तान की मदद करने उतरा। या आईएमएफ का लोन, वर्ल्ड बैंक का लोन, बहुत सारी चीजें हैं। इसके बाद पूरे विश्व में भारत क्या है, कैसा पीड़ित है और पाकिस्तान कैसा आक्रांता है, कैसा आतंकियों का जनक है, ये बताने के लिए हमारे सरकार ने तथाकथित होनहार 51 सांसदों को हमारे खर्चे पे विदेश यात्रा करवाई। ये बात अलग है कि वो जाके वहां पे अपने ही एम्बेसी में बैठ के अपने ही साथ लिए गए पत्रकारों को बाइट दे दे के सरकार की किरकिरी कर रहे हैं। कई जगह ऐसी बातें बोल गए कि जो सरकार के लिए भी जवाबदेही देने में बहुत मुश्किल होगी। ऐसे में जहां हमें सीरियसली काम करना होगा विदेश नीति पर, और हमने देखा इस दौरान G20 हो, G7 हो, क्वाड हो, इन समूह में जहां भारत बहुत बढ़ चढ़ के बात करता था, उनमें से किसी ने भी साथ नहीं दिया। क्वाड के तरफ से तो ये कहा गया, यानी रशिया ने ये कहा कि क्वाड जो है वो कहीं ना कहीं भारत को सामरिक इसमें जो रणनीति है उसमें भी खींचने का प्रयास करेगा, जो एशियाई क्षेत्र के लिए ठीक नहीं है। चीन, रशिया, पाकिस्तान, तुर्की, अफगानिस्तान, ये सारी एक एक लाइन में एक साथ हो गए हैं। और अभी डायरेक्ट हिट में हम ये खबर इसलिए ले रहे हैं कि फिर एक बार हमारी सरकार और हम हिट होते हुए दिखाई देते हैं। G7 G7 का सम्मेलन होने जा रहा है। इस बार मेजबान कनाडा है। अगले महीने कनाडा में अल्ता के कनान्स्कीस में G7 नेताओं का शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। अब G7 क्या है? इसमें फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम है, यूके है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, अमेरिका है और यूरोपियन यूनियन है। लेकिन हमेशा एक परंपरा रही है कि इन G7 के सम्मेलन में बहुत सारे महत्वपूर्ण देश इनवाइट भी रहते हैं। और पिछले 5 साल से भारत सरकार लगातार विशेष आमंत्रित रही है और हमारे प्रधानमंत्री लगातार G7 जैसे बड़े शिखर सम्मेलन में शिरकत करते रहे हैं। अब कनाडा के जो मीडिया है, वहाँ से जो खबरें आ रही है छन के, उससे तो ये करीब-करीब दिखाई दे रहा है कि कनाडा इस बार भयानक प्रेशर में है कि वो भारत को इस सम्मेलन में विशेष आमंत्रित के तौर पे नहीं बुलाए। वहाँ के खालिस्तान समर्थक संगठन जो है कनाडा में, उन्होंने सरकार पे प्रेशर बनाया हुआ है कि जिस हिसाब से भारत और कनाडा के बीच में 2 साल से काफ़ी संबंध खराब रहे, एक दूसरे के टॉप के डिप्लोमेट को देश से बाहर निकाल दिया गया, और जो 5 साल की परंपरा है वो तोड़ने की इसलिए बोल रहे हैं कि उन्होंने कहा कि ये जो वहाँ एक खालिस्तान समर्थक की हत्या हुई है और आरोप भारत पे है, हालाँकि भारत ने हमेशा उसको नकारा है। उन्होंने कहा कि भारत इस अ, हत्या के मामले में जाँच में मदद नहीं कर पा रहा है।
यानी संगठन का जो आरोप है कि भारत ने ही हत्या करवाई, तो वो कुल मिला के ये बताने का प्रयास करवा रहे हैं कि भारत के ही मत्थे भारत ये कहे कि हमने किया है। अलगाववादी खलिस्तान संगठन ने नई सरकार पर काफ़ी प्रेशर बना रखा है, लेकिन कनाडा की मार्क करनी सरकार जो अभी भी आई है, इस मामले में चुप्पी साध के रखी है। ये नहीं चल पा रहा है कि उन्होंने फाइनल डिसीजन क्या लिया। लेकिन जिस हिसाब से न्योते भेजे जा रहे हैं, अभी तक भारत को आना चाहिए था, इस मामले में कनाडाई सरकार चुप है। कनाडा की सीबीसी न्यूज़ ने बताया कि दक्षिण अफ्रीका उच्चायोग ने कनाडाई प्रेस को बताया कि कनाडा के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा को शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। कनाडा ने आमंत्रित किया है साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति को। रामफोसा जो इस नवंबर में जोहान्सबर्ग के जी20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं, फिलहाल उन्होंने इसकी पुष्टि नहीं की कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, लेकिन ना आने का बहुत कम चांस है, वो तो आएँगे ही, ऐसा वहाँ का मीडिया भी कह रहा है। इनके अलावा ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ा ने 4 मई को कहा कि कनाडा ने उन्हें शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया है, इसमें वो भाग लेंगे। कनाडा ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को भी इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने इस सप्ताह फिर से पुष्टि की है कि वे इसमें भाग लेंगे। ये सभी देश G7 का हिस्सा नहीं है। भारत को कई पिछले सालों से लगातार G7 न्योता देता आ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 से हर साल इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेते आ रहे हैं। अब सबकी नज़र बनी हुई है कि क्या कनाडा संगठन के प्रेशर में आएगा या फिर सारे प्रेशर को नकारते हुए भारत के प्रधानमंत्री को इस शिखर सम्मेलन में बुलाएगा। मार्क करनी सरकार बनने के बाद जो पिछली सरकार के साथ तो भारत के बहुत ही खराब संबंध थे। नई सरकार बनने के बाद कनाडा ने भारत के साथ संबंध सुधारने के संकेत ज़रूर दिए हैं। पिछले दिनों कनाडा की नई विदेश मंत्री अनीता आनंद ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से टेलीफ़ोन पे बात की थी। लेकिन टोरंटो में जो खलिस्तान फेडरेशन है, उन्होंने फिर से एक बार बाकायदा सरकार को ऑफ़िशियली रिक्वेस्ट की है कि जब तक कोई निमंत्रण नहीं देना चाहिए भारत को, जब तक कि भारत कनाडा में आपराधिक जांच में पर्याप्त सहयोग नहीं करता। मैंने आपको पहले ही कहा था, सहयोग के मायने भारत ये एक्सेप्ट करे कि हमने ये किया है। आपको बता दें कि कनाडा के पूर्ववर्ती जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने भारत पर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाया था, जिससे भारत ने इनकार कर दिया। निज्जर हत्याकांड ने भारत और कनाडा के बीच में काफ़ी संबंध खराब कर दिए। दोनों देशों ने एक-दूसरे के राजनयिक यानी डिप्लोमेट को देश से बाहर कर दिया था। अनीता आनंद ने भारतीय विदेश मंत्री को 25 मई को बात करने के बाद कहा था कि हमने आर्थिक सहयोग को गहरा करने और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने पर उत्पादक चर्चा की है, कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हुआ है। वही प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने चुनाव अभियान के दौरान कहा था कि वह भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भारत व्यापार युद्धों को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, यदि उस रिश्ते पर तनाव के मद्देनज़र पारस्परिक सम्मान दिखता है, तो हमने नहीं बनाया है। वे ग्लोबल अफेयर्स कनाडा के अगले महीने होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में ओटावा की तरफ से आमंत्रित किए गए प्रत्येक नेता का नाम जारी नहीं किए। उन्होंने कहा कि हम उचित समय पे जारी करेंगे, एक भारत के लिए वो जगह है, लेकिन अब सवाल ये है कि कहीं न कहीं हम बार-बार पिछले कई दिनों से खासकर जब से ट्रंप अमेरिका में आए, उन्होंने भारत विरोधी जो रुख अपनाया, उसके चलते भारत के जितने भी शत्रु राष्ट्र हैं, चाहे तुर्की हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे बांग्लादेश को हम इसलिए गिन रहे हैं कि बांग्लादेश ने चीन के साथ मिलके पूर्वोत्तर के हमारे राज्यों के बारे में जो कहा, वो असहनीय नहीं, निंदनीय था। उसके बाद शेख हसीना को हमने पनाह दी, उसको लेके एक इश्यू है। नेपाल में हमारे इश्यू चल रहे हैं। अ, नीचे लंका में चाइना ने पैर पसारे हैं। ऐसे में जब हम सभी दूर से हमारे शत्रु राष्ट्र को घिर रहे हैं और
भारत के खिलाफ खासकर टैरिफ और ट्रेड को लेके जो कड़े कदम लगातार ट्रंप उठा रहे हैं, लगातार भारत को कहीं न कहीं वैश्विक पटल पर बेइज़्ज़त करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा यदि मैं कहूँ तो बु म गलत नहीं होगा। ऐसे में हम कहीं कमज़ोर पड़ रहे हैं और वो हमारे विदेश मंत्रालय की नीति है। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से बात की तो कहते हैं कि सब कुछ तो डोवाल साहब देख रहे हैं, पीएमओ देख रहा है। लेकिन फिर जयशंकर क्या कर रहे हैं? जयशंकर कोई पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट तो नहीं है कि वो सिर्फ़ पीएमओ से डर के रहे, वो तो एक ब्यूरोक्रेट है, विदेश सचिव रह चुके हैं। लेकिन फिर जयशंकर के को लेकर भी कि क्या विदेश मंत्रालय किसी पॉलिटिकल पर्सन के पास होना चाहिए या किसी ब्यूरोक्रेट के पास होना चाहिए। ब्यूरोक्रेट हमेशा जो आदेश आता है उसका पालन करने में अच्छा ब्यूरोक्रेट अच्छा क्रियान्वयन के लिए जाना जाता है। लेकिन पॉलिसी डिसीजन लेने के लिए कहीं न कहीं एक पॉलिटिकल समझ वाले लोग चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में या एनडीए के कुनबे में ऐसे लोग नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर प्रधानमंत्री ऐसे लोगों को आगे क्यों नहीं करते? सुषमा स्वराज जैसी विदुषी एक मंत्री भी थी विदेश मंत्रालय में। तो तब भी हमने देखा कि अ, कई चीज़ें उन्हें बायपास करके पीएमओ करता था। कुल मिला के पूर्ण रूप से सत्ता अपने हाथ में रखने का खामियाज़ा भी मिलता है क्योंकि ये कैबिनेट जो होती है हमारी, वो सबका मिल के कंट्रीब्यूट करके ऐसा संग एक ऐसा संगठन बनता है कि जो ये देश को चलाता है। लेकिन कोई ये सोचे कि सिर्फ़ मैं ही देश को चलाऊँगा और बाकी सिर्फ़ रबर स्टैम्प बन के रहेंगे, तो फिर उसके नतीजे कहीं न कहीं ऐसे आते हैं, जैसे आज विदेश नीति के मामले में हम इतने डिरेल हो गए। हम अपने आप को ही अपने देश में विश्व गुरु कहते हैं। लेकिन विश्व में हमारा क्या स्थान है, वो बार-बार हमें लोग आईना दिखाते हैं। जी20 पे हमने इतना खर्चा किया, सदारत की, लेकिन जी20 का एक भी देश हमारे साथ नहीं था। 51 लोग गए, उनमें से एक भी देश का समर्थन खुल के पाक के खिलाफ आवाज़ उठती हुई नहीं दिखाई दी। भारत के साथ सब कहते हैं कि आतंक से पीड़ित है, हम आपके साथ हैं। लेकिन इस आतंक का जनक जो है पाकिस्तान, इसके खिलाफ बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। कुल मिलाकर विदेश नीति के मामले में जहाँ हमें सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है, वहाँ हम ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे रोड शो करने में मस्त हैं। मैंने अक्सर देखा कि जब विदेश में हम मार खाते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री देश में घूम-घूम के अपनी लोकप्रियता कितना है इसका एक टेस्टिंग करते हैं और उन्हें लगता है कि यदि देश में उनकी सभाओं में भीड़ उमड़ रही है, तो वो विश्व गुरु हो गए हैं। सवाल विश्व गुरु भीड़ उमड़ने से नहीं होता। विश्व गुरु तब बनता है जब विश्व आपका लोहा माने और वो कहीं होते हुए नहीं दिखाई देता। कुल मिलाकर कनाडा का जी7 में यदि भारत को नहीं बुलाया जाता है, तो ये हमारा वैश्विक स्तर पर बहुत बड़ा सेटबैक होगा। वर्तमान में तो जो खबरें आ रही है, जो कनाडा गवर्नमेंट का रुख है, उससे तो हम डायरेक्ट हिट होते हुए दिखाई देते हैं। देखिए समय के साथ यदि कुछ कनाडा सरकार में थोड़ा बहुत बदलाव आया और यदि न्योता मिला, तो हम समझ लेंगे कहीं न कहीं एक अच्छी शुरुआत हुई है। लेकिन फिलहाल अभी तो साउथ अफ्रीका से लेके तमाम लोगों को न्योते गए, भारत अभी तक उस लिस्ट में नहीं है। ये चिंता का विषय है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।